आप लोगों के लिए ही है कि आप लोग थोड़ा ये सपोर्ट हम लोगों को दिखाइए। तो उसके लिए ये एक आईएसएस एग्ज़ाम 2027 का एक बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें आप देखोगे कि अगर जो बाद में कोई फुल जो मतलब आईएसएस का जो पूरा कंप्लीट बैच अगर कोई लेता है तो वो केवल 25,000 रुपये में है। जबकि आप करंट वैल्यू अगर जो बाद में आप मतलब जो मार्केट में चल रहा है वो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है, बट मैंने अभी स्टार्टिंग किया है तो इस वजह से मैंने बहुत कम रखा है। आपको 4 जो भी पेपर हैं स्टैटिस्टिक के वो आपको कराए जाएंगे, और साथ ही आप देखोगे कि जो उसमें जीएस और इंग्लिश पूछा जाता है उसके लिए मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस दे दूंगा। बट अगर जो बाद में किसी को, अगर हम ये मान लेते हैं कि किसी को ये प्रॉपर पढ़ना है तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। वो आप इसमें देख करके भी कर सकते हैं। अगर जो इस मतलब इंग्लिश और जीएस अगर जो बाद में किसी को करना है तो आपको 7,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर जो बाद में कोई सपोज बाद में, क्योंकि 4 पेपर हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब बाद में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट पेपर नहीं अच्छा है, वो दोबारा करना चाहता है, तो उसको भी 7,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर जो बाद में कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जैसे मल्टीवेरिएट हो गया, इकोनोमेट्रिक्स हो गया, या सैम्पलिंग हो गया, या कोई अदर जो भी टॉपिक हैं अगर उनको अगर पढ़ना चाहता है तो 5,000 रुपये इसके आपको पड़ेंगे। तो ये आप में भी हो सकता है इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट देख रहे हूँ, मतलब स्टूडेंट्स देख रहे हूँ, तो वो हो सकता है उनको ही वो भी आईएसएस की तैयारी कर रहे हूँ। तो या तो आप लोग अगर कर रहे हैं तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर जो बाद में कोई आपका दोस्त, जो सिंपल सी बात है आप स्टैटिस्टिक के हैं तो बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो बहुत ज़्यादा जिनके पास रुपए की कमी है बट आईएसएस जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा अमाउंट है, इसको आपको पे करना है। और उसमें भी मैंने 5 जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मैंने लिखा भी है, 5 स्टूडेंट्स जो रहेंगे उसमें मैं उन लोगों को 22,000 रुपये का ही ये कोर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। बट ये फुल पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर जो बाद में फुल पेमेंट अगर कोई करता है तो उस पर मतलब जो 5 स्टूडेंट्स हैं, एक मिनट में इसको ज़रा हटा दूँ, देन मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। ये थोड़ा सा बस आप अपने दोस्तों तक भेज दीजिएगा या आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं एक बार। सिंपल सी बात है, आप कुछ चीज़ें, मेरा तो बहुत सारा सिलेबस जो मैंने अपलोड कर रखा है वो आप देखोगे कि मैंने फ्री ही अपलोड कर रखा है, तो आप एक बार पढ़ कर भी आपको आइडिया लग जाएगा। अगर जो बाय द वे देखो 5 स्टूडेंट्स जो फर्स्ट 5 जो होंगे उनको तो 22,000 का मतलब ये पूरा कोर्स पड़ेगा। और अगर जो बाय द वे उसके बाद भी जो सपोज मान लेते हैं कोई 6 नंबर का स्टूडेंट्स आया है तो उसको 10% ऑफ मिलेगा, बट उसको फाइनल पूरा मतलब पेमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर जो बाय द वे कोई चाहता है कि किसी के पास कंप्लीट, सिंपल सी बात है, रुपए नहीं है, तो वो फर्स्ट मंथ में 10,000 पेमेंट कर सकता है। इसी तरह से सेकेंड मंथ में और थर्ड मंथ में 5,000 रुपये पेमेंट कर सकता है। ये एक मैंने इनिशिएटिव लिया है, देखते हैं कि इसमें कितना अच्छा आप लोग सपोर्ट करके दिखाते हो, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज आप तक पहुंचाएं। तो ये पूरी उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा, थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, कुछ लोग जुड़ेंगे और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़रा देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 68। लिखा हुआ है कि गिवन है, मतलब 6 वैल्यूज आपको गिवन है, ये इस तरह से दे रखी हैं, जिसमें आपको कैलकुलेट करना है 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो देखो पहली बात तो इसमें ये चेक किया जाता है, यहाँ पे तो देखो 3 दे रखा है, 3 ईयर, मतलब यहाँ पर n क्या दे रखा है 3, और ये क्या है ऑड है। और जब n ऑड है तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि जैसे बाद में सपोज ये इस तरह से मान लो, या इसी एग्जांपल में चलो हम बता देते हैं, ये सब बातें आपको वैल्यूज दे रखी हैं वाई, और ये हम कुछ वैल्यूज मान लेते हैं 15, मतलब ये दी हैं 24, 18, 33, 42, 48। इसी तरह से मान लो कि अगर जो बाद में n यहाँ पे सपोज अगर जो बाद में मान लेते हैं कि 4 दे रखा होता, तब हम लोग क्या करते हैं, सपोज यहाँ पर मान लेते हैं 15, 24, 18, 33, इस तरह से अगर जो बाद में वैल्यूज दे रखी होती तब क्या करते। देखो ऑड में क्या होता है, सबसे अच्छी चीज, ऑड जब भी कभी पूछा जाएगा पहली बात ऑड ही पूछेगा, इवन कभी नहीं पूछेगा। इवन में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होती, ऑड में क्या होता है कि आपको तुरंत जो आप लिखेंगे 3 मूविंग एवरेज, तो ये हमारा हो जाएगा ऑड के लिए, और ये होगा सेंट्रल, ये सेंट्रल मूविंग एवरेज होगा। इसमें क्या होगा, अगर 4 मूविंग एवरेज के लिए अगर जो बात है 4 ईयर मूविंग एवरेज अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, अगर जो बाद में हम यहाँ पर इस तरह से ये ले लें 1, 2, 3, ये आप मान लो कि ये आपको ईयर दे रखे हैं, और ये मान लेते हैं 4, तो इसमें क्या होगा, इन 4 को आप कैलकुलेट करोगे, तो जब ये 4 जब कैलकुलेट करोगे तो ऊपर 2 है नीचे 2 है, तो मतलब कहीं यहाँ पे वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू, मतलब अब इसको जो भी ऐड करेंगे जो भी मतलब वैल्यू आती है ए, फिर इसी तरह से ये एक वैल्यू ऊपर की छोड़ करके और एक नीचे की ऐड करके यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे तो वो यहाँ पे आएगा, वो मान लेते हैं बी। तो अब इसमें क्या होता है, जब ये हमारा होता है नॉन सेंट्रल, तो इसको सेंट्रल बनाने के लिए फिर एक बार ये जो वैल्यूज आई इनको आप एक बार और इस तरह से a + b डिवाइडेड बाई 2, फिर जो वैल्यू निकालोगे वो हमारा आंसर होगा। इसी वजह से इवन के लिए कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है ऑड के लिए। ऑड में क्या होता है, डायरेक्ट सेंट्रल वैल्यू निकल जाती है। जैसे बाय द वे इसमें भी अगर जो हम ले लें तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3, 4, 5 और ये हमारी 6 वैल्यूज दे रखी। ये हमारा टाइम या ईयर जो भी आप मानो तो मान सकते हो। 3 ईयर कह रहा है तो सिंपल सी बात है 3 ईयर का आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो वैसे तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है 15 + 24 + 18 डिवाइडेड बाई 3, बट अब इससे इसको ऐड किया फिर डिवाइडेड की मतलब डिवाइड किया तब आपका आंसर आएगा, बट ये स्मार्ट अप्रोच नहीं है। स्मार्ट अप्रोच क्या है, डायरेक्ट 3 को देखो 3 से 15 को डिवाइड किया जा सकता है, तो ये हमारा बचा, यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे 6 बचा। अब इसको ऐड कर लो तो ये हो गया 6, 5, 11 और 8, 19। तो देखोगे अगर जो बात है 19 तो सब में है जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं। फिर अब इसके बाद में एक ऊपर का छोड़ करके फिर उसके नीचे की 3। अब देखो ये चूंकि तुमने निकाल लिया तो ये अब तुम्हें छोड़ना है, आगे की दोनों ऐड करनी है, तो 8 से 14 हो जाएगा और लास्ट वाला बचा है इसको 11, ये आप ऐड कर दो तो ये हमारा हो जाएगा 25। तो यहाँ पर अगर देखोगे 25 भी सब में दे रखा है, फिर एक और आपको मैच करना पड़ेगा। तो अब अगर जो बाद में ये करेंगे तो सिंपल सा है, फिर ये हो गया 8 + 6। अब इसमें क्या करेंगे कि देखो ये दोनों ऐड कर लो एक साथ में, तो ये हो गया 17 और ये हमारा हो गया जब नेक्स्ट अगर जो बाद में देखें तो ये हमारा हो गया 3 × 3, 3 × 12। अब ये हमारा देखें तो 7, 4, 11 और ये हमारा हो गया 31। तो ये देखो, तो देखो यहाँ पर सिर्फ इसमें 31 आ रहा है और नीचे वाले में नहीं आ रहा, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे, अभी भी बचा है। तो अब लास्ट आपको एक और करना पड़ेगा। अब इसमें क्या करोगे तो देखो ये हमारा 11 हो जाएगा, ये हमारा 14 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 16। अब इसको ऐड करो 6, 4, 10, 1, 11। अब जैसे ही देख लो, बस पूरा करने की जरूरत नहीं है, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 वाला। तो अब इसको हटाते हैं, डायरेक्ट आंसर बताते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 19, 25, 31, 41। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम PFRDA, उसका प्री हुआ था और ये 2026 में हुआ है। इसमें ये क्वेश्चन सेम टू सेम, सेम वैल्यूज के साथ में, सेम आंसर के साथ में, सेम ऑप्शन के साथ में पूछा गया। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब जो क्वेश्चन होते हैं रिपीट नहीं होते, रिपीट होते हैं, बस आपको अच्छे से उनको करने का मतलब तरीका पता होना चाहिए। अच्छा, देन नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 69 और 69 देखो क्या पूछा गया है कि आपसे बोला गया है कि आप कैलकुलेट करो जनरल परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी इज डिटरमाइंड बाई। तो यहाँ पर लिखा है CPI के द्वारा या वॉल्यूम इंडेक्स के द्वारा या कंपोजिट इंडेक्स के द्वारा या WPI के द्वारा। तो जब भी कभी परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ये जब भी कभी पूछा जाएगा क्वेश्चन परचेजिंग पावर ऑफ मनी, तो होता क्या है कि जैसे बाद में अगर आपने अगर
प्राइस अगर किसी चीज़ के बढ़ा दिए तो सिंपल सी बात है, जो परचेजिंग पावर है, मतलब जो उसी वस्तु को खरीदने की जो क्षमता है लोगों में, वो कम हो जाएगी। सिंपल सा आपने प्राइस बढ़ा दिया, अगर प्राइस अगर कम हो जाएगा तब क्या होगा, परचेजिंग पावर अच्छा हो जाएगा। तो ये जो है ये डिटरमाइन होता है हमेशा सीपीआई के द्वारा। तो इसका जो ये फाइनल आंसर है ये यही रहेगा, और ये आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें कुछ अलग इंपॉर्टेंट चीज़ें अब देख लेते हैं। जैसे सीपीआई, अगर जो है सीपीआई को मतलब डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो देखो सीपीआई हमारा होता है, इसको दो तरीके से किया जाता है, एक एक्सपेंडिचर मेथड से और एक फैमिली बजट से। बट वो वहाँ पर हम नहीं जाते हैं, क्वेश्चन पे हम लौटते हैं। ये देखो, ये हमारा कैलकुलेट करने के लिए एक ये भी फार्मूला होता है। ये हमारा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, और एक फार्मूला अगर जो बाद में आप इस तरह से लिखते हैं, पी आई और पी आई डब्ल्यू आई समेसन में डब्ल्यू आई या डब्ल्यू जे, जो भी आप लगा लो, और ये हमारा हो जाएगा 100। तो ये हमारा होता है फैमिली बजट का। तो ये दोनों क्वेश्चन, मतलब अब ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया। अगर जो बाद में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है तो आप हमेशा इसको इसमें से जो भी फार्मूला वैल्यूज दे रखी हैं वो करोगे। यहाँ पर पी आई क्या है वो जरा देख लो। पी आई तुम्हारा है प्राइस रिलेटिव, और प्राइस रिलेटिव का जो फार्मूला होता है P1 अपॉन में P नॉट। अगर जो बाद में परसेंटेज में है तो आप 100 लगा लेना, और यहाँ पर ये वैल्यू लिख देंगे। तो ये कुछ हो गया जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। और देखो सीपीआई में और क्या होता है, थोड़ा देखो सीपीआई क्या होता है। सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, देखो पहले कोई माल अगर जो है कोई प्रोडक्ट अगर बना, तो जो बनाएगा वो होगा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बाद में जो रिटेलर होगा, मतलब होलसेल वाला पर्सन होगा, उसके पास में जाएगा। देन उसके बाद में जो रिटेलर होगा, जो मतलब छोटी मोटी दुकानें होती हैं, जो किराना जिसको आप बोलते हैं, रिटेलर के पास में। फिर इसके बाद में कंज्यूमर लेता है, कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करता है। तो यहां पे होता है पीपीआई, यहां से बनता है डब्ल्यूपीआई, और ये यहां से बनता है सीपीआई। कुछ फैक्ट ये भी है, ये ध्यान रखो। आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए इसका यूज करती है। डब्ल्यूपीआई कब यूज होता है, डब्ल्यूपीआई यूज होगा जब वेज की बात की जाएगी, वो भी जो हमारे वेज की बात की जाएगी, वो भी फैक्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं उनके बारे में। नहीं, ये मैंने गलत बता दिया, एक मिनट, इसको आप हटा दो। और हाँ, अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में। और पीपीआई ये अभी तक इंडिया में मतलब इससे कैलकुलेशन नहीं की जाती है, बट हाँ इस पर अभी मॉस्पी ने मोहर लगा दी है कि आगे आने वाले टाइम पर इस पर काम होगा। रीज़न ये होता है, देखो जब कोई फाइनल गुड, मतलब जब कोई प्रोड्यूसर किसी प्रोडक्ट को जब बनाता है और कंज्यूमर जब किसी चीज़ को कंज्यूम करता है, तो होना क्या चाहिए कि इस वैल्यू को, मतलब सपोज ये मान लेते हैं 100, फिर बाद में यहाँ पर गया, इसमें प्रॉफिट लॉस ये सारा टैक्स वैक्स सारा ऐड होकर के यहाँ पे आया, तो ये मान लेते हैं, और ये यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हो गया 120 का। तो यहाँ पर डायरेक्ट मतलब आप पता कर सकते हो कि बीच में ये जो चीज़ें थी आप टैक्स हटा सकते हो, आप तो रियल जो ग्रोथ है वो बताई जा सकती है। इसलिए पीपीआई पे काम हो रहा है, आने वाले टाइम पर इस पर भी चीज़ें चलेंगी। अब देखो डब्ल्यूपीआई क्या करता है, डब्ल्यूपीआई जो डेटा लेता है वो होल सेलर जो भी होते हैं उनसे डेटा लेकर के और इसको मेजर करते हैं। पीपीआई क्या होता है, देखो चलो पीपीआई के बारे में आगे बताएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो डेटा है वो आगे कहीं पर मिलेगा, वहां पर हम समझाएंगे। तो यहाँ तक इतना तो हमारा हो गया। अब इसमें अगर जो बाद में हम लोग देखें, सीपीआई जो है इसका जो बेस ईयर है, पहली बात तो सीपीआई अगर जो बाद में आपको आइडिया है तो देखो, एक होता है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, यहीं पे वेज और जो डीए मिलता है वो यहीं से मेजर किया जाता है। और एक होता है सीपीआई, ये हमारा होता है एग्रीकल्चर वर्कर के लिए, और ये होता है सीपीआई, और ये हमारा होता है रूरल वर्कर के लिए या रूरल लेबर के लिए, लेबर यहाँ पे लिख लेना। तो ये तो जो हमारे होते हैं इनको जो मतलब मेजर करता है वो लेबर फोर्स करता है, लेबर ब्यूरो। बट होता है सीपीआई, एक होता है रूरल के लिए, एक होता है अर्बन के लिए, एक होता है रूरल अर्बन और कंबाइंड, और इन्फ्लेशन यहीं से मतलब मेजर होता है। तो इसका जो बेस ईयर है वो अब हमारा हो गया है 2024। इसको आप एक बार चेक भी कर लेना, मे भी गलत मैं बता दूं, तो इसको एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना। और ये हमारा हो जाता है इसका बेस ईयर डब्ल्यूपीआई का 2011,
और 2012, इसमें भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ अभी चेंज हुआ है, वो भी आप देख करके कमेंट कर देना, जिससे और लोग भी कर पाएंगे। अब नेक्स्ट देखो, लिखा हुआ है कि यूजुअल मॉडल यूज्ड इन ए टाइम सीरीज एनालिसिस। कौन सा मतलब इसमें मॉडल यूज होता है? तो एक है एडिटिव, एक है प्रोडक्ट, इसी को हम मैथमेटिकल मॉडल भी बोल देंगे, और एक ये मॉडल है और एक लॉजिस्टिक वाला मॉडल है। तो देखो मैं सिंपल सा बता दूं तुम्हें, जो टाइम सीरीज है वो दो ही मॉडल यूज करता है, एक हमारा एडिटिव मॉडल और एक हमारा प्रोडक्ट मॉडल या मैथमेटिकल मॉडल, और तीसरा भी कह सकते हो जो मिक्स मॉडल होता है। बट यहाँ पर जो आरबीआई मतलब ये जो हमारा आईएसएस है या जो हमारा आरपीएससी है, सॉरी आरपीएससी क्या कर रहा है कि आरपीएससी इसमें अगर जो बाद में आप देखोगे कि वो इसको कंसीडर कर रहा है ये वाला, जबकि ये मुझे लगता है कि ये गलत है, ये आंसर नहीं होना चाहिए, इसका ए वाला आंसर होगा। रीज़न मैंने बता दिया है, क्योंकि यही तीन का रहता है, बट ये पता नहीं क्यों इसको और इसको सही मान लिया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। बट हाँ, आप अगर जो बात देखें, अगर लगे तो आप कमेंट भी कर देना। नेक्स्ट देखो 71 लिखा है, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पर आपको वो वर्ड चूज करना है जो प्रोजेक्शन ऑफ पास्ट पैटर्न के बारे में। तो देखो एस्टिमेशन तो पैरामीटर जो अननोन होते हैं उनको एस्टिमेट करने के लिए, फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर अगर जो बात फ्यूचर या जो पास्ट का है, तो यहाँ पर हमारा यही होगा फोरकास्टिंग, जो कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया भी था। नेक्स्ट अगर जो बात आप देखो, नेक्स्ट यहां पर पूछा गया है कि लिंक रिलेटिव जो है ये सीजनल वेरिएशन का होता है, टाइम सीरीज में रिमूव करता है, इन्फ्लुएंस किसका, इन्फ्लुएंस मतलब किसके इन्फ्लुएंस को रिमूव करता है। तो देखो लिंक रिलेटिव जब भी मतलब ये रहेगा, तो इसमें ट्रेंड जो है, ट्रेंड वैल्यूज मतलब जो पहली बात तो सीजनल वेरिएशन में ये लिंक रिलेटिव मेथड यूज होता है। तो सीजनल में जो लॉन्ग टर्म जो होता है वेरिएशन, उसको इसमें मतलब एलिमिनेट किया जाता है, तो वो हमारा यहाँ पर ट्रेंड होगा जो ज़्यादा बेस्ट और एक्यूरेट है। कहीं कहीं पर आपको हो सकता है साइक्लिक भी दे दिया गया हो, बट वो ना लेकर के आप इसको ही कंसीडर करिएगा। अब देखो नेक्स्ट हमारा देखो, ये देखो हमारा 73 आपको दे दिया गया है कि कोई टाइम सीरीज है, ये हमारा टाइम सीरीज दे रखा है, और यहाँ पर सिग्मा टी, सिग्मा E+1 और R जो मतलब आपका दे रखा है, ये हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो देन आपको बताना है ऑटो कोरिलेशन मतलब ρ1। तो ये बताने के लिए मतलब पहली बात तो पहले इसमें हम लोग ये समझ लेते हैं कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होता क्या है। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ACF, तो ACF का फार्मूला होता है K बराबर, या इसी को हम कोवेरियंस XT XT प्लस का K, और यहाँ पर अगर जो आप लिखेंगे तो वेरियंस XT, और ये इसी तरह से हम लोग वेरियंस मतलब कोवेरियंस निकालते थे। ये तो मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होगी, बट इसको कुछ इस तरह तरीके से भी लिखा जाता है, इसको ये और इसको ये लिखा जाएगा। मतलब वेरियंस को हम ये लिख सकते हैं और इसको भी हम ये लिख सकते हैं, तो ये दोनों अंडर रूट में है, तो ये हमारा फाइनल बनेगा। और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। -1 ये आपको पता ही होगा, और अगर जो बात है ρ0 बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा 1, और अगर जो बात है ρ-k है, तो ये ρk के भी इक्वल रहेगा। सेम इसी प्रकार से k अगर दे रखा है तो ये भी -k के इक्वल ही रहेगा। तो इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सब हो गया। बट अब इसके बाद में अगर जो बात हम देखें, फिर होता है पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। तो इसको अगर जो बात मेजर करना है तो φ1 ये हमारा होता है, φ1 बराबर हमारा होता है ρ1, φ2 बराबर हमारा होता है ρ2 ρ1 स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का ρ1 स्क्वायर। इसी को अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 ρ1 ρ2
और यहाँ पे अगर जो बाद में हम देखें तो ये 1 रो 1 रो 1 1, ये हमारा हो गया। इसी तरीके से अगर जो बाद में 5 3 अगर जो बाद में हमें कैलकुलेट करना पड़े तो सिंपल सा देखो यहाँ पर सिर्फ ये वाला बदल रहा है। तो देखो पहले तो 1 रो 1 1 और फिर हमारा आ जाएगा रो 1 1 और यहाँ पर हमारा रो 1 होगा और यहाँ पर आपको लिखना है रो 1, इसी तरह से रो 2, इसी तरह से रो 3 और नीचे इसी तरह से जब आप लिखोगे तो देखो ये देखो फार्मूले हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये देखो यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स है इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, तो वही ये जो सेम ये लाइन और ये लाइन ये ऐसे ही लिख दो और यहाँ पर लिखा जाता है रो 1, यहाँ पे कुछ तो गलत है, चलो मतलब देखो होता क्या है कि आपका 2 से काम चल जाएगा, बट जब नेक्स्ट ये वाला रहेगा तो ये मैं जब कभी आगे जब पूछा जाएगा तो उससे रिलेटेड मैं सिंपल सा देखो एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, तो जब मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, बट हाँ ऐसा ही कुछ होता है। अगर जो आज आपको पता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, बट हाँ नेक्स्ट टाइम में मैं इसको अच्छे से करवा दूंगा। फिर देखो और क्या होता है जरा देखते हैं। देखो एक होता है AR ऑटो रिग्रेसिव फंक्शन या मॉडल, तो ये इसको क्या लिखते हैं AR और ये होता है हमारा P, तो ये हमारा हो जाएगा XT बराबर ये हमारा हो जाएगा अल्फा 1 XT प्लस का 1 अल्फा 2 XT प्लस का 2 डॉट डॉट प्लस अल्फा P, चूंकि ऑर्डर यहाँ पर ये है ना, तो ये हमारा हो जाएगा XT प्लस का ये हमारा हो जाएगा P और प्लस का E और T ये भी रहेगा। और इसी तरह से MR जो है हमारा ये क्यों इसका ऑर्डर हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखो ये हमारा XT बराबर ये हमारा होगा phi 1 ET, या यहाँ पर इस तरह से लिखो ET प्लस phi 1 ET प्लस का 1 प्लस phi 2 ET प्लस का 2 डॉट डॉट प्लस phi Q और ये हमारा हो जाएगा ET प्लस का Q। अब इसी तरह से अगर जो बाद में आपसे पूछा गया AR1, तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप लिखोगे तो देखो 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर phi t बराबर अल्फा 1 XT प्लस का 1 प्लस का ये हमारा ET हो जाएगा। इसी तरह से अगर AR2 अगर जो बाद में आप लिखोगे तो ये देखो हमारा XT बराबर अल्फा XT प्लस का 1 प्लस का अल्फा 2 XT प्लस का 2 प्लस का E और ये हमारा 2 हो जाएगा। इसी तरह से MA1 के लिए अगर जो बाद में हम लिखें तो देखो ET प्लस का phi 1 और ये हमारा हो जाएगा ET प्लस का 1, ये देखो हमारा आ गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसी में से ये एक मॉडल दे रखा है, बट हाँ यहाँ पे चूंकि ये गलत इन्होंने लिखा है तो आप उसको सही कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है, ये कुछ इससे मैच कर रहा है, ये हम मान लेते हैं E और T और ये हम मान लेते हैं ET माइनस का 1 भी लिख सकते हैं, प्लस का भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप लिख लेना। अब यहाँ पर देखो गलती क्या है इनसे कि इन्होंने यहाँ पर RT कर दिया है, जबकि यहाँ पर भी यही सेम साइन रहना चाहिए या यहाँ पर वो करना चाहिए। तो एक्चुअल में ये लिखा है MA1 के लिए लिखा है। अब बस यही कॉन्सेप्ट था और ये मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ देखो MA1 के लिए तो XT बराबर, अच्छा हाँ वो माइनस ही रखिएगा, ET प्लस का अगर जो बाद में हम phi मान लें और यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें या अल्फ़ा दे रखा तो अल्फ़ा ही ले लेते हैं, अल्फ़ा और ये हमारा हो जाएगा ET माइनस का 1। और देखो यहाँ पर होता क्या है, ET हमारा जो एरर होता है ये रैंडम एरर है, ये हमारा IID पहली बात तो होता है, और ये हमारा होता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन 0 सिग्मा स्क्वायर। और यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो एक्सपेक्टेशन ET ये हमारा हो जाएगा 0, वेरिएंस ET ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, कोवेरिएंस ET कॉमा E के अगर जो बाद में इस तरह से अगर दे रखा है इसको S मान लें तो ये 0 होगा,
कब होगा, जब आई मतलब एस जो है वो हमारा नॉट इक्वल टू है किसके, के हाँ के। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें, चूंकि आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपसे ऑटो कोरिलेशन इसका, तो ये देखो अगर जो बाद में हम लोग इस तरह से अगर हम लिखें तो हमारा ये 1 और ये हमारा नॉट, तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया है, रो मतलब कोवेरियंस, तो कोवेरियंस एक्स टी कॉमा एक्स टी माइनस का 1, तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप वैल्यू निकालोगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स टी की वैल्यू अगर जो बाद में आप लिखते हो तो देखो ये हमारा हो जाएगा ई टी और ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा ई टी माइनस का 1, और इसी तरह से जब इसमें जब वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स टी माइनस का 1 ई टी माइनस का 1 प्लस का अल्फ़ा, और ये हमारा हो जाएगा ई टी माइनस का 2, तो यहाँ पर हो जाएगा ई टी माइनस का 1 प्लस का अल्फ़ा, और ये हमारा हो जाएगा ई टी माइनस का 2। ये यहाँ पर अगर देखो ये हमारा कोवेरियंस इसके साथ में, तो ये देखो मैंने लिखा है, मतलब यहाँ पर देखो टी दे रखा है, यहाँ पर टी माइनस का 1 दे रखा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। फिर इसका जब आप इससे चेक करोगे तब भी हमारा 0 रहेगा, बट अब इसका चेक करो, इसका जब हम इसके साथ में करेंगे तब देखो हमारा अल्फा और कोवेरियंस ई टी माइनस का 1 और ये हमारा हो जाएगा ई टी माइनस का 1, और जब इसका इसके साथ में करेंगे तब फिर 0 हो जाएगा। देखो इसको अल्फा लिख लेंगे और ये जो पूरा दे रखा है ये हमारा कोवेरियंस ई टी माइनस का 1 है, और ये देखो इसकी वैल्यू हमने अभी लिखाई है, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ तक हमें लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देन इसके बाद में अगर जो हम देखें इसकी वैल्यू वेरिएंस एक्स टी, तो वेरिएंस ई टी प्लस का अल्फा और ई टी माइनस का 1, तो आपको भी पता है कि वेरिएंस ई टी प्लस का अल्फा स्क्वायर और ये वेरिएंस का ई टी माइनस का 1, और इसी तरह से 2 टाइम्स कोवेरियंस आएगा, तो चूंकि कोवेरियंस इन दोनों का रहेगा तो 0 आ जाएगा, तो ये भी टर्म हट जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिग्मा स्क्वायर और ये देखो अल्फा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर 1 प्लस का अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें, ये हम लोगों ने निकाला था अल्फा सिग्मा स्क्वायर और रो 1 आपसे मतलब ऑटो कोरिलेशन लैग फर्स्ट, ये जो इस तरह से लिखा होता है एक्स टी प्लस का के, ये के जो है ये वही लैग है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे तो अल्फा और सिग्मा नीचे और ऊपर है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 प्लस का अल्फा स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जहाँ पर भी है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ये यहाँ पर देखो ये भी गलत है, ये सही है बट यहाँ पे देखो ये स्क्वायर लगा है, तो इसका मतलब ये भी गलत है, ये तो उल्टा ही लिखा है, सिर्फ ये वाला ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन 4 हमारा इसका सही आंसर होगा 73 का। फिर देखो 74 आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो जो मैंने अभी लिखाया था वो हालांकि मैंने वहाँ पर बताया नहीं, AR1 जो है इसको आप बोलोगे मार्कोव सीरीज, AR2 जो बोलोगे इसको बोलते हैं यूल सीरीज। तो ये हमारा हो गया AR1, ये हमारा हो गया AR2, और हाँ जो अभी मैं ऊपर अगर जो बात तुमने देखा है तो मैंने ये बता रहा था साइक्लिक वेरिएशन किस किस से कैलकुलेट होता, तो एक तो हमने बता दिया था पीरियोडियोग्राम, और एक हार्मोनिक सीरीज जो नहीं याद आ रहा था, और ऑसिलेटरी सीरीज, ये साइक्लिक के लिए ये हमारा होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग देखें तो इसका आंसर अगर जो बाद में हम लोग देख लें, इसका आंसर हमारा आएगा 74 का सेकंड। देन नेक्स्ट देखो ये आपको सीरीज दे रखी है, और ये पहली बात तो बता ही दिया गया, अगर नहीं बताता तो ये आपको पता भी होना चाहिए, और ये बहुत बार देखोगे कि ये नहीं लिखेगा, बस सीरीज दे देगा, तो आपको समझना भी पड़ेगा। और यहाँ पर 80 भी है, 80 मतलब जैसे वहाँ पर ET लिखते थे वैसे यहाँ पर ये है। आपसे पूछा गया है यहाँ पर देखो ऑटो कोरिलेशन ऑफ ऑर्डर 2, या इसी को लैग 2 अगर कहता है तो इसका मतलब वही रो 2, और यहाँ पर आपको सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 ये आपको कैलकुलेट करना है। तो जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से करोगे ये हो जाएगा, बट मैं अलग एक चीज़ बताऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है AR से कभी भी अगर क्वेश्चन आए ARP, इससे अगर क्वेश्चन आता है तो देखो पहली बात तो जो आपने सीरीज लिखी थी वो लिखो अल्फा 1
एक्स टी माइनस का 1 प्लस अल्फा 2 एक्स टी माइनस का 2 डॉट डॉट अल्फा पी एक्स टी माइनस का पी, और ये हमारा ई टी होता था। तो इसमें होता है, अगर जो बाय द वे इस सीरीज में एक्स टी प्लस का के अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, देन हम एक्सपेक्टेशन ले लें, तो अगर जो बाय द वे आप देखोगे तो ये हमारा कुछ बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक्स टी तो पहले ही था और ये हमारा हो गया एक्स टी प्लस का के। अब इसमें अगर जो बाय द वे आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा 1, और ये अगर जो बाय द वे हम लोग देखें तो ये हमारा हो जाएगा एक्स टी माइनस का 1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से ये पूरी सीरीज चलेगी। अब मैं आपको जो चीज़ है वो मैं बताता हूँ। देखो कोवेरियंस क्या होता है, एक्स टी इंटू में सॉरी कॉमा टी माइनस का के या प्लस का के, तो ये हमारा होता है एक्सपेक्टेशन एक्स टी इंटू में एक्स टी प्लस का के माइनस का एक्सपेक्टेशन एक्स टी और एक्सपेक्टेशन एक्स टी प्लस का के, यही होता है। और चूंकि आपको पता है, मैंने बताया भी है, नहीं बताया है तो आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो मीन होता है, इसका जो मीन हम लोग निकालते हैं एक्स टी, ये हमारा जीरो होता है। तो ये जब जीरो हो जाएगा तो ये भी हमारा जीरो, तो मतलब इतना ही टर्म बचा, और इसको हम क्या लिखते हैं, के टर्म में लिखते हैं। अब इसी तरह से ये पूरी सीरीज लिखी है, तो हम इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये भी। तो यहाँ पे अगर जो बाद में आप देखो तो इसको हम के इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पे अगर जो बाद में हम लोग देखें, अच्छा हाँ यहाँ पे हमने गलत लिखा था, एक्स टी प्लस का के होगा, तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो देखो टी माइनस का 1 है और दे रखा है टी, हाँ यहाँ पर माइनस का ही कर लेते हैं क्योंकि माइनस में सीरीज दे रखी है, तो माइनस में ही कर लेते हैं। माइनस में हमारा हो गया टी माइनस का के, तो इनका दोनों का डिफरेंस, मतलब इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस जो हमारा होगा के माइनस का 1 यहाँ पर होगा, तो ये देखो यहाँ पर ये बचेगा अल्फा 1 और ये बचेगा माइनस का के प्लस का 1। अब ये कैसे हम जरा बता देते हैं आपको। यहां पर एक के माइनस का 1 ही आएगा, फिर अल्फा 2 इसी तरह से लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा के माइनस का 2। इसी तरह से ये हम पूरा लिखते चले जाएंगे। अब हम डायरेक्ट आपको इक्वेशन लिख करके दिखा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया के, और ये हमारा हो गया अल्फा 1, ये हो गया के माइनस का 1 प्लस का अल्फा 2 के माइनस का 2, और ये इसी तरह से अल्फा पी, और ये हमारा हो जाएगा रो के माइनस का पी, और ये हमारा माइनस का यहाँ पे, और यहाँ पर ये हमारा सिग्मा स्क्वायर बचेगा। ये कब लिखेंगे, जब हमारा के बराबर 0 ये होगा। इसको हम लोग नाम जो देते हैं वो देखो यूल वॉल्कर इक्वेशन इसको बोलते हैं। और यहाँ पर कितनी इक्वेशन आपको मिलेंगी, अगर जो बाद में यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर p+1 मिलेंगी, मतलब p तो आपको यहाँ से मिलेगी, एक यहाँ से भी मिलेगी, तो ये हमारा हो जाएगा। अब यहीं से हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर जो बाद में हम इसी में अगर जो हम ये अगर जो मल्टीप्लाई कर दें, अगर जो ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ पर ये तो हमारा जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं रो के, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा के माइनस 1 प्लस अल्फा 2 के माइनस 2 प्लस डॉट डॉट अल्फा पी रो के पी। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो अल्फा के बराबर ये हमारा हो जाएगा, सॉरी रो बराबर अल्फा 1 रो के माइनस का 1 अल्फा 2 रो के माइनस 2 डॉट डॉट, और ये हमारा हो जाएगा अल्फा पी रो के माइनस का पी। अब आपको क्या करना है, बस चूंकि आपसे इसके बारे में पूछा गया है तो आप पहले रो 1 निकाल लो। तो के बराबर आप क्या रखोगे 1, तो के बराबर 1 रखोगे तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा 1, ये हमारा हो जाएगा ये, और ये देखो अल्फा 2 ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1 बचेगा। और इसी तरह से आगे की जो वैल्यूज होंगी वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो यहाँ पर p है वो हमारा 2 तक ही जा रहा है। ये तो हमने p ऑर्डर के लिए लिखा था, ये हम AR2 के लिए करा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अल्फा 1, और मैंने बताया था कि जो रो 0 है ये हमारा 1 होता है, तो ये हम लिख लेंगे अल्फा 2, और मैंने ये भी बताया था कि रो माइनस का 1 लिखा है चाहे ये लिखा हो बात एक ही है।
तो इसको भी हम ये लिख लेंगे। यहाँ पर अगर जो बाद में देखो तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा, तो देखो हम यहाँ पर रो 1 बराबर हम लिख लेंगे अल्फ़ा 1 अपॉन में 1 माइनस का अल्फ़ा 2। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर के बराबर अगर जो बाद में हम 2 करेंगे, के बराबर अगर जो बाद में हम 2 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा रो 2, और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा 1, और ये हमारा हो जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पर अल्फ़ा 2, और यहाँ पर ये रो 0 हो जाएगा, और रो 0 हमने अभी बताया कि ये 1 हो जाता है। देखो आपसे यही वैल्यू पूछी गई, अल्फ़ा की आपने वैल्यू निकाल ली है, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा 1 इसका स्क्वायर, और ये हमारा अब इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस का अल्फ़ा 2, और ये हमारा अल्फ़ा 2 हो जाएगा। बस यही आपको इसमें ढूंढ लेना है, जहाँ पर भी है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में, और हाँ ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा फाई 1 है, अल्फ़ा 2 बराबर फाई 2। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो देखो यहाँ पर ये फाई 1 सिर्फ लिखा है, जबकि फाई 1 स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पर ये देखो ये इसका स्क्वायर है, लेकिन फाई 2 गायब है यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला आपका जो है ये वाला ऑप्शन देखो, यहाँ पर फाई 2 ये भी और ये सारा है, तो मतलब इसका डायरेक्ट, हालांकि ये तो सब डायरेक्ट रिजल्ट हैं, ये आपको याद करने तरीका मैंने बता दिया है, जब भी कभी पूछता है तो आपको इसी तरह से करना है। अच्छा हाँ, उसको मैंने बोला था यूल वॉल्कर इक्वेशन, तो ये हमारा रहेगा, उसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट देखो